नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का हमारा वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की डिमांड आ रही थी बार बार कि IPR को डिस्कस किया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्कस किया जाए। तो आज हम उन्हीं की डिमांड्स को, उन्हीं की बातों को पूरा करते हुए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं IPR क्या है, IPR को इंडिया में कैसे ट्रीट किया गया, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप के होते हैं और हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं इसको लेकर, अभी तक क्या बेनिफिट्स आए हैं उसको लेकर। तो आज हम इस टॉपिक की सारी डिटेल्स को जानेंगे। उससे पहले एक बहुत छोटा सा उदाहरण, सपोज कीजिए आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हुए हैं, उसको बिना नाम से चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, फर्दर आप अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने की जगह जब आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप पाते हैं कि आप ही के सेम नाम से सेम प्रोडक्ट 10 जगह ऑलरेडी बिक रहा है और आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉपीज बनाकर बेचा जा रहा है, क्योंकि आपने खुद ही उसको अपने तरीके से लीगलाइज नहीं किया। तभी क्या हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपके अलावा इस समय 10 व्यक्ति और राइट्स बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लमैटिक थिंग बन जाएगी और आपके जो आगे आने वाले बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी बट रहे हैं, शेयर्स हो रहे हैं, तो और आपके पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है जिससे फिर आप प्रूव कर सकें। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन बना इस IPR को बनाने का। IPR को बनाने के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी होता है या वर्ल्ड के अंदर ऐसी जगह होती है जहां एक दूसरे के प्रोडक्ट को, थॉट्स को, इनोवेशंस को जरा सा अमेंड करके अपने नाम से रजिस्टर कराने की, अपने नाम से सेल आउट करने की बहुत सिंपल सी प्रथा है। अब छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। अब जैसे मान्यवर नाम का ब्रांड है जिसका विराट कोहली ऐड करता है, कितना बड़ा ब्रांड है जिसकी अगर एक शेरवानी लेनी जाए विवाह वाली तो उसका कॉस्ट भी 25 से 30 हजार रुपए के आसपास पड़ता है। लेकिन कितनी ग्रे मार्केट ऐसी है जहां पर आप उस प्रोडक्ट की सेम फोटो खींच कर ले आते हैं और वही प्रोडक्ट आपको 3 से 4 हजार रुपए का मिल जाता है। तो सोचिए, जिस व्यक्ति ने 4,000 का बेचा उसने कंपनी को इनडायरेक्टली कुछ कहा भी नहीं और उसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो आज हम इस मुद्दे से रिलेटेड सभी चीजों की जानकारी लेंगे। उसके लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, टेलीग्राम की ऊपर, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे को इन चीजों पर फॉलो कीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है। यूपीएससी और स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, आपको पेन ड्राइव सिलेबस खरीदना हो तो आप हमारे से यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि IPR होता क्या है। IPR को जानने के लिए बहुत साधारण भाषा में बोला जाए कि भाई आपने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा आइडिया या कोई भी एक ऐसी इनोवेशन जो है आपके दिमाग में है, आप उसे मार्केट में लॉन्च करके काफी कमा सकते हैं, काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं या दुनिया का भला कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा है आपके पास जो इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देता। आप जब उसको दिखाई नहीं देता लेकिन आपने अगर गलती से वो किसी से शेयर कर दिया और वो आइडिया चोरी करके कहीं पर काम शुरू हो गया तो वो तो नुकसान है। लेकिन जब आपके दिमाग की कोई प्रॉपर्टी है, एक इंटेंजिबल थिंग्स है, इमेजेस हैं, डिजाइन्स हैं, आर्टिस्टिक वर्क्स है, लिटरेरी आर्ट है, सिंबल है, कोई भी इन्वेंशन है जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके पास आपके दिमाग की सोच है, तो उसे आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसे कहा जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। भाई मेरे पास एक आइडिया है, मैंने किसी को बताया नहीं बताया, लेकिन मेरे पास आइडिया है, मेरे पास डिजाइन बनाने की कला है, मेरे पास अलग अलग डिजाइन को बनाकर किसी को रिप्रेजेंट करने की, मार्केट में कॉमर्स के तौर पर, बेचने के तौर पर मेरे पास टैलेंट है, तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसके इस्तेमाल का जो अधिकार होगा उसी को ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब यह होता है जब आप अपने आइडियाज को, अपनी थॉट्स को, अपनी इनोवेशन को या अपनी चीजों को जो आप बना रहे हैं या बना चुके हैं, अगर आप उसको लीगलाइज करा लेते हैं, सरकार के द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उसको पेटेंट के रूप में, ट्रेडमार्क के रूप में या उसका कॉपीराइट
या कोई भी जीआई टैग ले लेते हैं तो वो चीज आपके अंडर आ जाएगी, आपके पास उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। उसके बाद उस चीज की डिट्टो सेम कॉपी कोई नहीं बना सकता, उस आइडिया को चोरी कोई नहीं कर सकता, आपके बिजनेस और फाइनेंसेस के अंदर आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं दे सकता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर राइट की बात की जाए तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, द एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू people and protected by law over the creation of their minds, कि उनके दिमाग की जो क्रिएशन है, उन्होंने जो सोच रखा है और जो उन्होंने बना दिया उसको आपने पहले ही क्या करा लिया, रजिस्टर करा दिया, अपना राइट ले लिया कि उसे दूसरा कोई भी व्यक्ति उस कंट्री के अंदर या बाहर कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। आईपीआर जो है स्ट्राइक करता है राइट बैलेंस को बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द इनोवेटर, जो इनोवेटर है, और जो लार्ज पब्लिक जिसका इंटरेस्ट है उसको खरीदने में, उन दोनों के बीच की चेन है कि खरीदार को ओरिजिनल चीज मिले और बेचने वाले को प्रॉपर मुनाफा मिले। यही एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अगर सेक्शंस की बात की जाए तो अलग अलग चीजें, किसी चीज के लिए हमें पेटेंट लेना पड़ता है, किसी चीज के लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या आईडी इंडिकेशन लेना पड़ता है। कॉपीराइट हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन हो गई। इन सभी चीजों के लिए कंपनी ने एक आईपी राइट्स करके सेक्शन निकाला, कंट्री के अंदर आईपी राइट्स करके सेक्शन निकाला गया, जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट सदैव आपका ही रहेगा एक लिमिटेड टाइम के लिए। वो लिमिटेड टाइम 5 साल से 20 साल तक का कुछ भी हो सकता है और उस बीच में कोई उसकी कॉपी नहीं बना सकता। अब जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे बाजार के अंदर अगर हम गाड़ियों की बात करें, छोटी गाड़ियों की, तो किसी से भी बात करेंगे ना, कोई कौन सी गाड़ी अच्छी है, तो सामने वाले बहुत से लोग पता क्या कहेंगे, स्विफ्ट ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी है। अब स्विफ्ट जो है वो मारुति के पैनल पे बिकती है, मारुति का लोगो, मारुति का पेटेंट है, वो सब कुछ उस पर, मारुति का डिजाइन सब कुछ है। क्या उसको हम कॉपी करके किसी और नाम से बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेच सकते। हम उसकी कॉपी, क्या उसके इंजन को भी कॉपी करके यूज नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है, आप ग्रे मार्केट में चोरी छिपे उसको चला रहे हैं, बात अलग है, बट जिस दिन वो पकड़ा गया सरकार आपके खिलाफ कदम उठाएगी और उसके लिए उस चीज को बैन करवाएगी, क्योंकि वो लीगल राइट्स के उल्टा चलता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सारे टीचर्स जो होते हैं मेहनत करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, और किताबें लिखने के बाद हम उसका कॉपीराइट ले लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं, और कॉपीराइट लेने के बाद हमारे पास ही अधिकार होता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे पब्लिशर्स ऐसे होते हैं, उन चीजों को हमसे चोरी छिपे ले लेते हैं, उसकी कॉपी कर लेते हैं, थोड़े बहुत वर्ड्स बदलकर उसे बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करवाते हैं इस तरीके की चोरी से, इस तरीके के लॉसेस से। ऑब्वियसली बात है, जो बेनिफिट हमें होना चाहिए, जो किताबें बेचने का बेनिफिट या बनाने का जो मेरा जो लॉयल्टी है, वो कोई और खाए, तो उससे बचाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। हर चीज के अंदर ये राइट्स होते हैं। आप गाड़ी लेते हैं, उस पर सिंबल टैग्स होते हैं, याद रखिए। सपोज कीजिए मर्सिडीज गाड़ी आप शोरूम में लेने गए, और मर्सिडीज गाड़ी शोरूम में लेने गए, लेकिन वहां पे नाम मर्सिडीज का लगा रखा है और आगे स्विफ्ट खड़ी है, आप उसे ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो मॉडल किसी और का है। सेम मर्सिडीज पे गलती से कोई मारुति का लोगो लगा दे तो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में बिक रही है। अभी सेम ऐसे ही प्रॉब्लम क्या आई कि अभी बीच में मारुति कंपनी का और जो टोयोटा कंपनी, इनके बीच में कॉम्बिनेशन हुआ, आपस में जुड़ा हुआ कि उनकी बलिनो नाम की गाड़ी ग्लेंजा नाम से टोयोटा के शोरूम में भी बिकेगी। अब हमारे एक रिलेटिव गए तो क्या हुआ, जब टोयोटा के शोरूम में घुसे तो उन्हें उस गाड़ी को देखा तो पहला नाम आया कि ग्लेंजा नहीं बोला उन्होंने बोला ये तो मारुति की बलिनो है। अब जब एक छाप पड़ जाती है, क्योंकि वो ब्रांडिंग हो चुकी है, ट्रेडमार्क आ चुका था, अब वो किसी भी जगह पे खड़ी होगी वो उसी नाम से रिकॉग्नाइज होगी। बेशक कंपनी के आपस की टर्म्स कुछ भी हैं, लेकिन नाम सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, जैसे कि हमने यहां पढ़ा पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो अब ये जानते हैं कि पेटेंट ट्रेडमार्क है क्या। तो सबसे पहली बात आती है पेटेंट। पेटेंट जो होता है ये किसी भी चीज के डिजाइन के लिए,
दिया जाता है कि ये पेटेंट हो गया। पेटेंट जो ग्रांट किया जाता है वो किसी इनोवेशन के लिए किया जाता है कि आप कोई नया प्रोडक्ट बाजार में लाना चाहते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए लाना चाहते हैं, बेनिफिट्स के लिए लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उस चीज का पेटेंट करा लेते हैं कि भाई ये चीज मेरी हो गई, अब इसकी कार्बन कॉपी कोई नहीं मिलेगी। हालांकि पेटेंट जो मिलता है 20 साल के लिए मिलता है, और पेटेंट को 2005 के बाद से ही बनाया जा रहा था, लेकिन ये फूड और केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं के लिए पेटेंट लेना पड़ता है। लेकिन पेटेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल कि कोलगेट जो था इंडिया के अंदर आज भी था, क्या इंडिया में आज भी बहुत रिनोन्ड है, दुनिया जानती है इंडिया के अंदर। आज भी बहुत सारी लेडीज को बोला जाए ना कि टूथपेस्ट लाना है, तो उनके दिमाग में कोलगेट ही नाम आता है और कोई नाम नहीं आता। अब क्या हुआ, डाबर वाले ने सेम पेटेंट को उठाकर उसमें लौंग का तेल मिला दिया और लौंग का तेल मिलाकर अपने नए नाम से सेल करने लगा। अब जब ऐसी परिस्थिति आई तो प्रूव तो हो गया कि प्रोडक्ट तो अलग है, बेच भी वो अलग नाम से रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक आपस में एक दूसरे को क्लेम नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे से किसी भी प्रकार का तकरार नहीं होगा। अदरवाइज पेटेंट रजिस्टर होने के बाद सेम कॉपी को कोई नहीं ला सकता। जैसे स्कॉच की बात करते हैं, आपकी बहुत सारी वाइन है, रिफाइनरीज के अंदर जो वाइन है जो बनती है, वाइन की बात करें तो वाइन में स्कॉच है। स्कॉच के लिए बोला जाता है कि वो स्कॉटलैंड में बनती है। अब स्कॉटलैंड मतलब स्कॉच, यानी कि एक जीआई टैग लग गया। तो जीआई टैग का मतलब उसके ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी का इंडिकेशन का टैग लग गया कि भाई अब ये वहीं बनता है, तो उसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं बना सकता। सेम इंडिया में बहुत सारी साड़ियां, मसाले, बहुत सारी चीज ऐसी हैं, आपने कभी गए हो रास्ते में तो अक्सर पेटेंट लिए मिलते हैं कि ये शिकंजी इस नाम से मशहूर है। तो जो चीजें मशहूर हैं और उनका पेटेंट ले रखा है, उनकी कोई जरब से कॉपी नहीं बन सकती। अब आ जाता है अगला पॉइंट, डिजाइन। बहुत सारी चीजें हैं जो डिजाइन के कैडर में आती है। अब आपने पेटेंट लिया तो ऑब्वियसली उसका कोई शेप, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो होगा, उस पर भी यही रूल अप्लाई होगा। अब आप कितनी चीज देखते हैं, कितनी बार साबुन देख लीजिए, कोई साबुन देख लीजिए, उसका शेप, साइज, कलर, मैनर या कोई डिफरेंस जरूर होगा, कोई ना कोई डिफरेंस। अब लेकिन अगर साबुन की मेकिंग के लिए अगर केमिकल रिएक्शन या जो भी आपकी बनने की फॉर्मेशन है अगर सेम है तो बनने का तो प्रोसेस तो सेम बनेगा, लेकिन वो डिट्टो सेम शेप नहीं लेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे। फ्रेग्रेंस डिफरेंस होगी, यानी कि उसमें कोई ना कोई चीज डिफर जरूर की जाएगी, ये चीज सबसे बड़ी आएगी। तो डिजाइन के बाद अगला पॉइंट आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वर्ड जो होता है ये चाहे किसी वर्ड से बना हो, सिंबल से बना हो, चाहे कोई डिजाइन हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे साउंड हो। अब जैसे एप्पल का फोन ऑन करते के साथ आपके सामने जो बेल आती है वो उसका खुद का एक बहुत अपना ही पेटेंट है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसकी शेप को कोई कॉपी नहीं कर सकता। सेम उसका जो डिजाइन है एप्पल का, वो उसका ट्रेडमार्क बना हुआ है। एप्पल की जगह नाइक शूज हो गए, रिबॉक हो गया, इसकी जगह और भी ब्रांड्स हैं जिनके सबके खुद के कोई ना कोई ट्रेडमार्क्स हैं। ये उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं जीआई, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसे जीआई भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं टैग्स जो उसकी टेरिटरी से संबंधित है कि ये फॉर्मेशन या ये चीज बनेगी ही वहीं पर। अब जैसे इंडिया में नीम से बने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सऊदी अरेबिया में नीम उगता नहीं। अगर सऊदी अरेबिया में कहा जाए कि ये प्रोडक्ट तो हमारा पेटेंट है, तो इस बात को प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के आधार पर कि जो चीज वहां बन ही नहीं सकती, आप वहां पर उसके लिए उसका कोई पेटेंट या प्रोसेस नहीं ले सकते, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही कॉपीराइट जो लिया जाता है, ये किसी लिटरेरी आर्ट, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क या फिर जो चीज विजुअली के लिए आप देख रहे हैं, जैसे मूवीज देख रहे हैं या कोई भी चीज, उसका कॉपीराइट उसी ब्रांड के पास होगा जो उसे बना रहा है, या बनाने के बाद जिसको सेल कर दिया, या जिसको पूरा ब्रांड का राइट भी दे दिया कि तुम बनाओ बेचो ये तुम्हारे ऊपर है, तो उसे कहा जाता है कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर किसी भी चीज को बनाने का, सेल करने का, या जितनी भी ऊपर चीजें दी गई हैं, इनको बनाने का, सेल करने का, इसको यूज करने का, इसमें बदलाव करने का सभी प्रकार का अधिकार कंपनी के पास ही होता है जो उसको बनाती है। इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, यदि इसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से, सपोज कीजिए अब जैसे नाउन पढ़ाया गया,
एक उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी भाषा में नाउन, अब नाउन की डेफिनेशन हर कोई व्यक्ति वही देगा जो पीछे से बनी आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सबका कंसेप्ट सेम होगा तो उस परिस्थिति में कोई कॉपीराइट या कोई तरीके का इंटेलेक्चुअल सेक्शन नहीं हो सकता। हां, लेकिन किताब में जो एग्जांपल्स यूज किए गए हैं, किताब में जो एग्जांपल यूज करके गए हैं वही सेम एग्जांपल दूसरी किताब में सेम तरीके से यूज नहीं हो सकते। डेफिनेशन यूज हो सकती है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विल बी डिफरेंट। सेम ऐसे ही इन चीजों में काफी बदलाव आएगा, कोई ना कोई डिफरेंस जरूर मिलेगा। अब आईपीआर क्यों इंपॉर्टेंट है? आईपीआर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उस इनोवेशन स्पिरिट को प्रोटेक्शन देती है जिसके अंदर एक व्यक्ति ने उस ब्रांड को उठाने में, नाम बनाने में काफी मेहनत करी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे यहां पर मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, दिल्ली में लक्ष्मी नगर एक एरिया है। लक्ष्मी नगर के अंदर एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, जैसे भाई एक कचौड़ी वाला है, गणेश कचौड़ी के नाम से मशहूर है, बहुत लंबी भीड़ लगी रहती है। उसका नाम कॉपी करके गली मोहल्ले में उसी रोड पर 15 दुकानें खुल गई, 15 दुकानें खुल गई और सेम नाम से सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जिसने खुद मेहनत करके मार्केट के अंदर सेटअप लगाया, सब कुछ किया, आज उसके कंपटीशन में उसी सेम प्रोडक्ट की कॉपी करके सेम चीज बना रहे हैं। ये सिर्फ एक खाद्य पदार्थ का उदाहरण दिया, लेकिन इससे क्या होगा, उसकी इनोवेशन स्पिरिट के अंदर नुकसान आने लग जाएगा। उसे लगेगा कि यार ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसे इसी प्रकार से कोई लीगल राइट्स के आधार पर कोई प्रोटेक्शन दी गई होती या उसने प्रोटेक्शन ली रखी होती, आईपीआर के अंदर उसने कोई अपना रजिस्टर करा रखा होता, तो उसे किसी प्रकार का लॉस नहीं होता और कोई दूसरा ब्रांड सेम नाम से सेम चीज सेल नहीं कर सकता, नहीं बना सकता, सेम डिजाइन नहीं रख सकता। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि बायर को हमेशा 100% ओरिजिनल चीज मिलेगी। इसमें प्रोटेक्शन का एक नुकसान ये भी, सपोज कीजिए नाइक के एक फर्स्ट कॉपी रख दी और एक ओरिजिनल नाइक का शू रख दिया, दोनों दिखने में सेम है, आपको पता नहीं चलेगा और जब उससे आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, सपोज नकली शू ले लिया आपने और आपको कंफर्ट नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में उस कंपनी के लिए नेगेटिविटी जाएगी, ना कि उस सेकंड जो कॉपी है उसके लिए नेगेटिविटी जाएगी। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन ऑफ इनोवेटिव स्पिरिट बनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको बहुत सुरक्षा मिले। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, अगर आपका पेटेंट ओरिजिनल है, सही है, तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और सभी प्रकार की ग्रोथ या लॉस उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। अब उस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, तो हमेशा प्रोडक्ट्स को बनाने में वो हमेशा अपना बेस्ट देगी और उसके अंदर बेनिफिट भी अच्छे होंगे। बायर्स का पैसा सीधा कंपनी तक पहुंचेगा, ना कि बीच के कॉपी बनाने वाले, नकली बनाने वाले लोगों के पास। अक्सर बाजार में आज के दिन हर शू का कॉपी मिल रहा है, मोबाइल का कॉपी मिल रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो एप्पल जैसे बड़ा ब्रांड है, एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड है जो सेम स्ट्रक्चर हार्डवेयर का यूज करके एक अच्छा फोन बनाता है, पूरे कंट्री के अंदर, इंडिया में बहुत डिमांड है। लेकिन चाइना ने क्या किया, उसके पैटर्न को कॉपी किया और वीवो और ओप्पो जैसे फोन बना दिए। उसके अंदर उसने बस उसे एंड्रॉयड रखा, जबकि एप्पल एंड्रॉयड नहीं है। तो इस तरीके का बदलाव करके पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन सेम रख के उसने क्या किया, मार्केट को खत्म किया, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अगर इसी की जगह पर कंट्रीज पर भी ये नियम या नेशन वाइड रूल अगर एप्लीकेबल होता, तो ये नए प्रोडक्ट्स बना पाना इम्पॉसिबल था और एप्पल को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता था। अब अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके पीछे इन्वेस्टमेंट होती है, काफी रिसर्च होती है, तब जाके वो धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन कॉपी की वजह से, नुकसान की वजह से या कोई चोर की वजह से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट इजीली कॉपी हो जाएगा और आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसपेरेंट और आईपीआर की स्ट्रॉन्ग रिजीम चलाई जाती है और एनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट के लिए और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए, रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए हमेशा क्या करती है, एनकरेज करती है कि आप बनाइए, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। आपके इनोवेशन के लिए आईपीआर प्रोटेक्शन अश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तरफ से कि यदि सेम प्रोडक्ट आपके जगह कोई और लेकर आया तो उसे अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए नीड होती है नए और नई टेक्नोलॉजी की, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कोई वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। आप कोई भी चीज लाएंगे, कोई भी चीज बाजार में लाएंगे बेचने के पर्पज से,
ध्यान दीजिएगा, बेचने के पर्पज से, तो उसके अंदर अगर आप आईपीआर के अंदर हैं तो आप अपना बेस्ट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, प्लस आपको पूरी की पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। अब अगर बात करते हैं बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ज़ील एंड सोशल बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज, आज के दिन एक सोसाइटल मोटिव भी बन चुका है कि जो चीज ब्रांडेड है हमारे दिमाग में उसी चीज को परचेज करने का मन रहता है कि नहीं यार ये ब्रांडेड है, ये बड़ी है, कंपनी की है, हम इसे लेंगे, ये अच्छी होगी। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इसका कंपलसरी लाइसेंसिंग है और इसके बाद जो इसके अलग से लाइसेंस के बाद आपको बेचने के पूरे अधिकार है, बनाने के अधिकार हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी इंडिविजुअल की जील या सबके अंदर एक जोश उत्साह बना रहता है बेनिफिट्स का कि हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, सेम उसकी कॉपी कोई भी नहीं बना सकता। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अभी हमने सुना था कि यहाँ पर नई सड़क एक जगह है दिल्ली के अंदर, तो वहां पर एनसीईआरटी की कॉपीज की, एनसीईआरटी की बुक्स की क्या की जाने लगी, कॉपीज बनाई जाने लगी। पता चला सरकार को पता चला तो उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, लाइसेंसिंग की चेकिंग हुई तो वहां पर उस पर्सन के पास एनसीईआरटी के बुक्स प्रिंट करने का, उसका कॉपीराइट लेने का कोई उसके पास रास्ता नहीं था, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, बट स्टिल वो मार्केट में चीजें बेच रहा था। उसे पनिश किया गया हैवी पेनल्टी के साथ विद जेल। इससे क्या होता है कि हर एक व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, इनोवेटिव रहता है, जीलिंग पावर रहती है, जील यानी उत्साह बना रहता है कि नहीं मुझे और आगे कुछ करके दिखाना है, तो इससे प्रोग्रेस भी जल्दी बनती रहती है। और लीगल जो आपके पास लाइसेंस का जो इशू रहता है वो इतना बेनिफिशियल होता है कि अगर आपके नाम आपके पास उस चीज का लाइसेंस है तो कोई दूसरा उसकी नकल नहीं कर सकता, ये चीज याद रखिएगा। अब प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं दोस्तों, इतनी जल्दी हमारे पास ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सी प्रॉब्लम भी आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि लीगल इश्यूज, आपको कोर्ट की टर्म्स से लाइसेंस लेना कंपलसरी है, चलो मान गए, अपने आप को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, लेकिन रजिस्टर कराने के लिए उसके पेटेंट को रजिस्टर कराना इतना आसान नहीं है। सरकार उसके पीछे पूरी की पूरी जांच पड़ताल करेगी, उसकी डिजिटलाइज जैसे इशू जितनी भी इंफॉर्मेशन नेट पर या कहीं पर अवेलेबल है उनसे वेरीफाई करेगी, चेक करेगी। उस पेटेंट को लीगलाइज करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाएगा, तब अगर ओरिजिनल होगी तो ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे कंसर्न रेज हुई थी फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा कि हु ब्रिंग टेक्नोलॉजी एज दे फियर द मिसयूज। अब इसमें लाइसेंस में लीगल इशू में एक बार बीच में प्रॉब्लम क्या आई थी कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो यहां पर अपने प्रोडक्ट को लाकर बेचना चाहते थे, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर जो आईपीआर था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, एक्टिव नहीं था, तो प्रॉब्लम क्या आई कि उन इन्वेस्टर्स को अपने नए प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करने में डर लगा और हुआ क्या, इकोनॉमी को लॉस हुआ। इसी वजह से जो हमारे पास है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अगर आपकी बात करें तो आईपीआर जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री में सेम रूल नहीं है किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज कराने का, या सेम रूल नहीं है उसको अप्लाई कराने का, तो यहां पर बहुत सारे वायलेशंस होते हैं रूल्स के। उस परिस्थिति के अंदर एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को एग्जैक्टली प्रोटेक्शन मिल पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कि वी कंटिन्यू टू रिमेन ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कंटिन्यू में वायलेशन जो है वॉच लिस्ट में रखते हैं, हर प्रोडक्ट को चेक करते रहते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं जो नियमों का वायलेशन कर रहा है, अगर वायलेशन कर रहा है तो उस पर धारा 301 के थ्रू या इनके अकॉर्डिंग काफी सारे एक्शंस लिए जाते हैं। इसके अंदर 301 रिपोर्ट रिलीज की गई थी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। द कंसर्न हैव बीन रेज्ड अबाउट आईपीआर रिजीम विद रिस्पेक्ट एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ आईपीज, यानी कि इसके अंदर आईपीज की प्रोटेक्शन की बात की गई थी, जिसके अंदर यह डिसीजन लिया गया था कि वॉच लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं, जितने प्रोडक्ट्स की कंप्लेन होती है, उस पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या एक्शन ले रहा है। अब अगर बात करें तो इसमें हमारे डेटा की प्राइवेसी होती है, जाहिर सी बात है आप अपनी कंपनी में, ये डेटा तो एक ऐसी चीज है अगर आप अपने घर पे कंप्यूटर पे भी रखते हैं तो आप ये चाहेंगे कि उसमें पासवर्ड पासकोड लगाए जाए ताकि उस डेटा को कोई चोरी ना कर ले। सेम ऐसे ही कंपनी के लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डेटा होता है,
टेस्ट डेटा होता है, बहुत सारे एग्रीकल्चर केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको अप्रूवल मिलने की एप्लीकेशंस होती हैं, वो सभी चीजों का डेटा जो होता है प्राइवेसी में रखा जाता है। जो कॉपीराइट है इसे एनफोर्स किया जाता है कि एनफोर्समेंट रिजीम इज वीक, यानी कि ये जो सेक्शन है इसके पीछे जो काम करने वाली टीम है, इसको लागू करने वाली टीम है, उसका सेक्शन इतना वीक है कि अगर आज कंप्लेन कर रहे हो तो उसका डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर टाइम के बाद भी डिसीजन होगा तो ये उम्मीद नहीं है कि पैसे खिला के या करप्शन के आधार पर गड़बड़ नहीं हो सकती। तो लैक ऑफ डेलिबरेटिव प्लेटफॉर्म, यानी कि एग्जैक्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, एग्जैक्ट कोई स्टेक होल्डर्स के पास इसका कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक ही जगह जाके इसका ऑर्डिनेंस लाए या उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया, ऐसा प्रोसीजर भी नहीं है। तो इश्यूज बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं यहां पर इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने सभी प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी जहां पर भी किसी चीज को टेंडर को रजिस्टर कराना है, किसी चीज का पेटेंट लेना है, उन सभी की इंफॉर्मेशन उठाकर डिजिटल मीडिया पर डाल दी है कि कौन सा प्रोडक्ट कहां से कितना कब रजिस्टर हुआ है। इससे क्या होगा कि इस प्रोडक्ट को चेक करने में आसानी होगी। इसके अंदर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा या होम्योपैथी मेडिसिन के भी सारे पेटेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, डिजिटलाइज कर दिया कि इतना टाइम पहले इसने हमसे रजिस्टर करा लिया है, इसने पेटेंट ले लिया है, अब इसकी कोई कॉपी नहीं ले सकता, इसकी कोई बेसिकली चोरी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का जो ये TKDL है, ये बहुत एक इफेक्टिव एक्शन है जो इसकी बायो पायरेसी बनाने की कोशिश नहीं करेगा, उनके खिलाफ ये एक स्ट्रॉन्ग कदम है। ये एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। इसका इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस ये है कि इंडिया में फॉइल्ड कोलगेट पामोलिव बिड पेटेंट, इसमें नटमेग माउथ वॉश, इसमें क्या हुआ कि पेटेंट में अगर कोलगेट का पामोलिव जो था उसने रोका पेटेंट को नटमेग माउथ वॉश से, इसी में एक दूसरे के पीछे लड़ाई सी स्टार्ट हो गई। सभी लोगों ने एक दूसरे के पीछे ध्यान देना स्टार्ट किया कि कौन मेरे ब्रांड की कॉपी कर रहा है, कौन उसको नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ अगेंस्ट केसेस किए गए, उसके अगेंस्ट फाइल्स लगाई गई। जैसे 1500 योगा के आसन हैं वो भी शॉर्ट लिस्ट किए गए, जिसके अंदर फॉरेन पार्टीज ने उसको पहले ही क्या कर रखा था कि रजिस्टर कर रखा था कि भाई हमारे नाम से ही है। अब रजिस्टर कराने के लिए सब कुछ सामने आ रहा है। फूड प्रोडक्ट्स आ गए, मेडिसिन आ गई, सारी मेडिसिन के अलावा इवन दैट योगा के आसन भी आ गए, आपके इनोवेशन सब कुछ इसी में आ गया। तो नेशनल IPR पॉलिसी के साथ साथ फिर इंटरनेशनल को भी हम बात करेंगे, वैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया। अब नेशनल IPR जो रिलीज की गई थी 2016 में रिलीज की गई थी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कि भाई इसे क्रिएटिव इंडिया जैसे जैसे बन रहा है, मेक इन इंडिया स्ट्रांग बनता जा रहा है, तो इस पॉलिसी के अंदर प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग करने के लिए जो भी चीजें बनाई जा रही हैं उस पर्सन के नाम से उसे रजिस्टर किया जाए। इसमें डिपार्टमेंट जो है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री का ही काउंट करेगा, जो नोडल डिपार्टमेंट के अंदर काम आएगा कोऑर्डिनेटिंग के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास जो आपके पास CIPAM यानी सेल्फ IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाते हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए सबसे पहला काम है कि अवेयरनेस फैलाएंगे, एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे और 1% अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके खिलाफ काम करेंगे। इसके अंदर क्या है कि जनरेशन ऑफ IPR का मतलब होता है, IPR हम बता चुके हैं, इससे क्या होगा कि जनरेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा केस फाइल होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्रोडक्ट को भी लेकर आएंगे, क्योंकि उनको भी डर होगा कि कहीं मेरे प्रोडक्ट की कहीं चोरी ना हो जाए। इसे बचने के लिए सरकार ने या इसमें अगर कोई कॉपी करता है तो लीगल फ्रेमवर्क भी बनाया गया है कि अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो जो ओरिजिनल है उसको राइट्स मिले और जो गलत है उसको अपोज किया जाए। इसमें मैनेजमेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन भी है, कमर्शलाइजेशन के लिए भी IPR का प्रोसेस बना दिया कि बेचने के लिए भी पूरे अधिकार है, सेल करने के लिए पूरे अधिकार हैं। हालांकि इसमें एनफोर्समेंट जो लॉ है और उसके बाद एडजस्टमेंट के लिए एजुडिकेशन का वर्ड है जो स्ट्रेंथन करता है इनकी मैकेनिज्म को, इनकी प्लेगियरिज्म को, कि भाई कोई से कॉपी ना कर पाए। और इसमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की भी बात की जाती है, जिसके अंदर जो स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जैसे टीचिंग हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, इसमें भी बहुत सारे क्लोज मैप रखे जाते हैं कि जो प्रोडक्ट, सपोज कीजिए केमिकल फॉर्मूला पढ़ाना है, किसी ने बना दिया, चलो ठीक है, लेकिन केमिकल फॉर्मूले से अब जो चीज बननी है और उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, तो बनने का जब प्रोसेस सेम है तो उसे कोई भी पेटेंट नहीं करा सकता, उसे कोई पेटेंट नहीं करा सकता, वो एक फिक्स हो गया सेक्शन। अब इसमें एक वर्ड आया नंबर नेक्स्ट की जो यूनियन बजट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रमोट किया जा रहा है सीमलेस एप्लीकेशंस के द्वारा, जिसके अंदर कैप्चर की जा रही हैं बहुत सारी IPR। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस
जो सेंटर है वो भी काम कर रहा है काफी अच्छी तरीके से, कॉम्प्लेक्सिटीज को ध्यान में रख रहा है और इनोवेशन के साथ उनको भी आगे प्रमोट कर रहा है जिनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुकी है, यानी कि जिनके जो आइडियाज है वो बन चुके हैं, उनके अलावा वॉच लिस्ट और उनको एस्टैब्लिश करना और एक्सीलेंस के साथ नजर रखना भी इसी का हिस्सा है जो यूनियन बजट 2020 में डिस्कस किया गया था। लास्ट पॉइंट बचता है कि हाउ मच सक्सेसफुल ऑफ आईपीआर पॉलिसीज, कितनी सक्सेसफुल है। भाई देखो, इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया को 52 नंबर पे रखा जाता है। वी प्रूव 5 प्लेसेस टू 52nd 2019 के अंदर, यानी कि हमने इंप्रूव किए अपने 5 प्लेसेस जो कि 52nd पे थे। यानी कि इंडिया में पहले की बात हुई तो पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट विदेशों से मंगाया जाता था, तो मंगाया जाता था ओरिजिनल समझ के पहुंचता था नकली, जैसे बेइज्जती बहुत होती थी। लेकिन अब परिस्थिति क्या है कि ग्लोबल रैंकिंग में हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मंगाए जाते हैं तो एक्सपोर्ट भी ओरिजिनल हो रहे हैं, अगर 1% कंप्लेन है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी हो रही है, बायर के साथ साथ कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड रहता है और इससे क्या होता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे का कनेक्टिविटी और चेन सिस्टम बना रहता है। अगर बात करें यहाँ पे आईपीआर फाइलिंग रिपोर्ट की तो बहुत सारे सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं जिसमें अलग अलग एप्लीकेशंस आती जा रही हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से लगाया जाए। इसमें सक्सेसफुल पॉलिसी है कि अगर बात करें तो 108% की इंक्रीज है प्रीवियस ईयर से, जिसमें पेटेंट इंक्रीज हुए हैं 32.5% और बढ़कर ये अब यहां पर एप्लीकेशन इंक्रीज हो गई है 57.6। कॉपीराइट की एप्लीकेशन 7.5% बढ़ी है। टोटल अगर बात करें तो 11,837 डिजाइन जो हैं अपने बढ़ चुके हैं, जो 15% की इंक्रीज दिखा रहे हैं। और जीआई टैग के लिए भी बहुत ज्यादा नंबर रजिस्टर हो रहे हैं, यानी कि अवेकनिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम धंधों को लेकर सीरियस होते जा रहे हैं कि कोई कॉपी ना कर सके। तो क्रिएटिव आईपीएस अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अवेयरनेस क्रिएशन इज इन over 200 academic institution through satellite communication. Awareness generation is done also various stakeholders, industry, police, custom and judiciary. इन सब के अंदर ये सारी बॉडीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, जिसके अंदर आईपीआर को हर जगह टीच किया जाता है। आईपीआर के लिए जब भी कोई प्रोमो आता है तो टैग्स, डिजाइन, स्टिकर्स, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ओरिजिनल होने का गारंटी दिया जाता है, उसके कोड्स को चेक करने की श्योरिटी दी जाती है ताकि पीछे उसके जो सपोर्ट है वो आपको मिल सके और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की भी गारंटी साथ में मिल सके। तो इस तरह से हमने आईपीआर सेक्शन की सारी चीजों को कवर किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए भी आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे भी ऐसे प्रोडक्ट्स आपके लिए लाते रहें, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। सॉरी, मैं आपके लिए प्रोडक्ट्स भूल गया। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।